पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन। दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता अंतिम विदाई के दौरान रहे मौजूद। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू अंतर्गत मेदनी राय कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। गंदगी देख जताई नाराजगी, दिए जरूरी निर्देश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। समुदाय विशेष के लोगों को जमीन विवाद मामलों में संरक्षण का इल्जाम। और हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में 9 वर्ष से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 650 स्प्रिट भरा जार और 150 गैलन बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक और पिकअप वैन जब्त। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड और आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और वे पंचतत्वों में विलीन हो गए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की देह पर पुष्पांजलि अर्पित की और भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रेषित की सहित कई गणमान्य जन मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुष्प को किया। पुष्प चक्र अर्पित कर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देते हुए भारत के गणमान्य कई ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को लिखा गया है शब्दों का परिवेश पहनाकर। पहले भी किया। भूटान नरेश भी। देश का नमन। अलविदा डॉक्टर मनमोहन। अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मन मौजूद हैं। देश ने भले ही एक अनमोल रत्न खो दिया हो, लेकिन यादों में, हमारे संस्मरणों में अपनी नीतियों, अपने व्यक्तित्व, अपनी कुशल प्रशासकता के तौर पर मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर हो जाएगा और पूरे सिंह की पार्थिव देह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का लौह नगरी जमशेदपुर से भी लगाव रहा। 16 साल पहले टाटा स्टील के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए वे यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां एक बरगद का पौधा भी लगाया था। देश के आर्थिक सुधारों के नायक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें शेष है। टाटा स्टील के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए 16 साल पहले वे यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां एक बरगद का पौधा भी लगाया था, जो उनकी यादों को अमिट बनाए हुए है। चलिए, आज हम लोग को बहुत दुखी दिन है। कल रात में श्री मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कल 92 ईयर्स में देहांत हुआ है। बहुत ही अच्छे इंसान थे और अर्थशास्त्री भी थे। तो हमारे जमशेदपुर में आए थे। वो जो पीछे आप लोग पेड़ देख पा रहे हैं, उसी को लगाए भी थे। आज बट वृक्ष की तरह उतना बढ़ गया है, तो हम उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देते हैं कि आत्मा को शांति मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लगाया गया बरगद का पेड़ आज भी जिंदा है
और जुबेली पार्क के जयंती सरोवर के पास स्थित शताब्दी पार्क में संरक्षित किया गया है। टाइम में प्रधानमंत्री थे और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। और मैं भी जब मैं स्कूल में थी ना 2008 में, उस समय ये आए थे जमशेदपुर प्लांट लगाने के लिए, ट्री लगाए हैं 2008 में, तो उस समय शायद स्कूल से हम लोग आए भी होंगे। तो आज आए हैं तो पता चला, तो हम लोगों ने सेल्फी भी लिया। और दिवंगत आत्मा जहाँ भी जाए उनका अच्छा जन्म हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं हमारी। यह पेड़ न केवल टाटा स्टील के शताब्दी वर्ष की याद दिलाता है, बल्कि यह प्रकृति और समुदाय के बीच की अनोखी कड़ी का भी प्रतीक है। 16 साल बाद भी यह पेड़ इस क्षेत्र में छाया प्रदान करता है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस ऐतिहासिक पहल की याद दिलाता है। ये उनसे हम सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत जोड़ता है, उनके साथ हमेशा बनाए रखता है। वो हमारे एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे एक टाइम पर, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो ये बहुत अच्छा है कि हम उनके साथ इस द्वारा जुड़े हुए हैं, और नेक्स्ट लाइफ में वो जहाँ पे भी जाए वो बहुत अच्छे से रहे, बस यही चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज मेदिनी राय कॉलेज अस्पताल MRMCH का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था देख नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल परिसर का 1 घंटे तक घूम कर जायजा लिया और मरीजों से भी चिकित्सा सेवा की जानकारी ली। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उपस्थिति पंजी भी जांची, जिसमें एक चिकित्सक गायब पाए गए। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह एक प्रमंडलीय अस्पताल है, ऐसे में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले चिकित्सकों और कर्मियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मंत्री ने कहा कि कामकाज में लापरवाही और स्थिरता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म में रहने की हिदायत दी, ताकि मरीज उन्हें पहचान सकें। केंद्रीय उपभोक्ता और सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने गिरिडीह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उनके गिरिडीह पहुंचने पर पारंपरिक तौर तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद वे समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। श्री वर्मा ने इस दौरान PM आवास योजना, पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर समेत अन्य विकास तथा जन कल्याण की योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने स्पष्ट किया कि वे जल्द ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर ओडिशा राज्यपाल उन्होंने राज्य के विकास को नया आयाम देने के लिए कई पहल किए। श्री दास ने कहा कि जमशेदपुर में जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। ओडिशा के राज्यपाल का पद त्यागने के बाद पहली बार लौह नगरी पहुंचे श्री दास का गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। उड़ीसा में मेरा कर्म क्षेत्र है, लेकिन नेतृत्व का आदेश था और उस आदेश का पालन करते हुए उड़ीसा की जनता का सेवा करने का मौका मिला। तो महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा से ही मैं फिर अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में वापस आया, तो काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं कोई भी भूमिका में रहा तो जनता और कार्यकर्ता के बीच रहना ही मुझे पसंद है। मैं उड़ीसा की जनता का, महाप्रभु जगन्नाथ जी का हमेशा ऋणी रहूँगा और मैं फिर से अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि जमशेदपुर और झारखंड का पार्टी हित और जनहित में शोषित, वंचित, गरीब, दलित, आदिवासी समाज के जीवन का उत्थान हो, उस दिशा में फिर बढ़ चढ़कर काम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार समुदाय विशेष के लोगों को जमीन विवाद से जुड़े मामले में खुला संरक्षण दे रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में समुदाय विशेष के द्वारा सरकारी जमीन पर जबरन अवैध निर्माण करना दर्शाता है कि इन्हें किसी हद तक सरकार का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि संथाल परगना समेत पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को वोट बैंक की राजनीति छोड़ ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का सुझाव दिया। सरायकेला खरसावां अंतर्गत गम्हरिया में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्थानीय प्रशासन द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में डालसा और स्थानीय पुलिस भी सहयोग कर रही है। अभिभावकों को बाल अधिकारों से अवगत कराते हुए बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया जा रहा है। बाल मजदूरी के खिलाफ हम लोग का अभियान है और रेस्क्यू कर रहे हैं। और बाल मजदूरी के खिलाफ जैसा कि कानून है कि 50,000 पहला बार जो पकड़ते हैं तो 50,000 रुपया जो ये है संस्था है काम करा रही है उसका मालिक को भरना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग जागरूकता के तहत हम लोग जो है ये अभियान चला रहे हैं। बच्चा को पकड़े जाने पर उसका फॉर्म हम लोग एक मामला दर्ज करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर का, तो वो मामला दर्ज कर रहे हैं कि आगे उस बच्चे को सहायता पहुंचाया जा सके। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर झारखंड तेजी से बढ़ रहा है। इस दिशा में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 6 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में लगे सोलर प्लांट से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं प्लांट के रिजर्वर में 6 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा तिलैया डैम में 155 मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी दे दी गई है। केटीपीएस एचओपी मनोज ठाकुर ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट देश भर में डीवीसी का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला प्लांट बनेगा। 6 मेगावाट पीक का फ्लोटिंग सोलर मेरे रिजर्वायर में लग रहा है, जो दिसंबर के अंत तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसका कमीशनिंग शुरू हो जाएगा। हम लोग कमीशनिंग भी कर ले आने वाले जनवरी तक उसका हम कमीशनिंग करके हम लोग इसको। वहीं साइट इंचार्ज प्रिंस तिवारी ने बताया कि प्लांट के अंदर बने 2 पॉन्ड में तकरीबन 24 एकड़ में फ्लोटिंग पावर प्लांट के निर्माण को लेकर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोडरमा में सौर ऊर्जा से 171 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने के कई फायदे हैं। 6 मेगावाट का फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, एसी 6 मेगावाट है, डीसी 8 मेगावाट है, 2 पाउंड है हमारे पास, जिसमें 3-3 मेगावाट का हमारा एसी प्रोजेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल 14,070 है, बाइफेशियल मॉड्यूल है हमारे प्लांट में लगाने के लिए, और हम इसको काम जुलाई 2024 से हम काम कर रहे हैं। डीवीसी और एनटीपीसी के प्रयास से कोडरमा के तिलैया डैम को ग्रीन वैली के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे फ्लोटिंग पावर प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर बन सकेगा। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बागबेड़ा में वृहद जल परियोजना का काम अधूरा लटका पड़ा है, जिस कारण स्थानीय लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति का इंतजार बढ़ता जा रहा है। साल 2018 में इस परियोजना को पूरा होना था, लेकिन अभी भी ये काम अधूरा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जन कल्याण और मूलभूत सुविधाओं के विकास के इतर पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बागबेड़ा में विकास की पोल खुलती दिख रही है। इसके अब तक पूरा नहीं होने से आसपास के 17 पंचायत के लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। जिला परिषद की सदस्य कविता परमार ने काम में उदासीनता का आरोप लगाते हुए बताया कि कई घरों में अब तक पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। कई लोगों को कनेक्शन की रसीद भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कर क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। पिछला 2024 में जुलाई तक जब नई कंपनी आई तो उसका टारगेट डेट था, लेकिन काम के एक्सटेंशन के कारण वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया।
पिछले सप्ताह हम लोग जब जाके विभाग में बात किए तो इन लोगों का ये आश्वासन था कि फरवरी तक हम लोग पानी की आपूर्ति करा पाएंगे। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले वर्ष फरवरी तक परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। वो देखा कि वो निर्माण हमारा कंप्लीट है पाइप कैरिंग ब्रिज का। इसके बाद रॉ वाटर पाइप जिधर से अलाइनमेंट है उसी के थ्रू आते आते हम लोग यहाँ WTP तक आए हैं। WTP हमारे पीछे WTP है, आप देख सकते हैं। तो WTP में भी निर्माण कार्य कंप्लीशन के करीब है। कुछ यहाँ पे क्लोरोफ्लोकुलेटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट का काम होना है और इसका मैन्युफैक्चरिंग बोकारो फैक्ट्री में कंप्लीट हो चुका है, उसे लाकर यहाँ फिट करना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बागबेड़ा में वृहद जल परियोजना का काम जल्द पूरा होगा और लोगों को पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर अंतर्गत वर्मा माइंस से संकटा सिंह तक पुलिया की मरम्मती के लिए आज रात 9 बजे से कल सुबह 6 बजे तक स्थानीय पुल पर आवागमन बंद रहा जाएगा। इस संबंध में लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत कराया गया। दिनांक 28/12/2024 को यह पुल पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा, क्योंकि यह पुल का मरम्मत का कार्य होना है। कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे प्रशासन के आदेशानुसार दिनांक 28/12/2024 को यह पुल पर मरम्मत कार्य होने के कारण रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा। गुजरते साल को विदा करने के लिए राज्यवासी तैयारियों में जुटे हैं। राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क और अन्य पर्यटक स्थल इन दिनों खासे गुलजार नजर आ रहे हैं। गुजरते साल का, गुजरते लम्हे का एक एक पल कीमती है। ऐसे में सपरिवार लोग आजकल क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पार्कों और सैरगाहों में पहुंच रहे हैं। राजधानी रांची के पार्क और पर्यटक स्थल भी आजकल सैलानियों से गुलजार है। और हम लोग यहाँ पिकनिक करने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा और पीसफुल जगह है, पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है। आप सुकून से यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ इतने सारे झूले हैं, बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये पार्क बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ और अभी भी आती हूँ, क्योंकि यहाँ के सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत शांतिपूर्वक जगह है। पार्क पहुँचने वाले सैलानी जहाँ प्रकृति की छटा को निहार रहे हैं, वहीं बच्चों के लिए यह समय जमकर मस्ती करने का भी है। हम लोग न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे अपने बच्चों को लेकर यहाँ पार्क में आए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग कोलकाता से घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। पार्क में घूमने आए सभी लोग गुजरते साल को सपरिवार विदा कर यादों को संजोने में लगे हैं। अभी नया साल आने में कुछ समय बाकी है, इसलिए मैं पूरे नक्षत्र बनाई हूँ। बहुत अच्छी सी बागानी है, सजी हुई है। नया साल के लिए बहुत अच्छी तैयारी की हुई है रांची शहर पे। रांची के हर क्षेत्र पे नया साल के लिए अच्छे से धूमधाम से पूरा कार्य हो रही है। मैं यहाँ नक्षत्र वन में घूमने आई हूँ। यहाँ बहुत अच्छी जगह है। नए साल के मैं घूमने आई हूँ। यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए। इधर पार्कों में पर्यटकों के उमड़ते सैलाब से प्रबंधक और संचालक खासे खुश हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक समाज वर्ग के लिए आपका कार्यक्रम होता है। राजधानी रांची के पार्कों के अलावा आसपास के जलप्रपातों और अन्य मनोरम स्थलों पर भी सैलानियों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं जूना फॉल। राजधानी रांची के नजदीक इस जलप्रपात पर पहुंचकर निश्चित रूप से आप तरोताजा महसूस करेंगे। प्रकृति ने झारखंड को अपनी खूबसूरती से खूब नवाजा है। रांची से महज 47 किलोमीटर दूर जूना जलप्रपात कुदरत की कारीगरी का वही अनूठा नमूना है। यहाँ आकर लोगों को जिंदगी की जद्दोजहद से न सिर्फ सुकून के 2 पल मिलते हैं, बल्कि मन और मस्तिष्क को असीम शांति का अनुभव भी होता है। दूसरी बार जूना जलप्रपात घूमने आई नेहा भी नेचर की इस खूबसूरती की कायल हो गई है। दूसरी बार आए, बहुत अच्छा है आने के बाद। जैसा लगता है बार बार आए पर बहुत सुकून, बहुत शांति मिलता है आने के बाद। जिंदगी की भागदौड़ से ऊब चुके लोगों के लिए जूना एक बेहतरीन औषधि की तरह है।
मनिका पहली बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई है। वो कहती हैं कि जोना की सुंदरता के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। वे कहती हैं कि परिवार के साथ सुकून के पल बिताने के लिए इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा जगह है और घूमने के लिए फैमिली के साथ में आने के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्त फ्रेंड के साथ में भी घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जोना एक मुफीद जगह है। सपरिवार यहाँ आई गृहिणी संजू गुप्ता कहती हैं कि यहाँ आकर बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। वो बताती हैं कि व्यस्त जीवन से थोड़ा समय चुराकर अक्सर वो यहाँ आती रहती हैं। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। मैं तो यहाँ सेकंड बार आ रही हूँ और मुझे मतलब बहुत पहले आई थी और अभी बहुत चेंजेस हो गया है, तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। जोना फॉल एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, लोग यहाँ सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। नीतीश और उज्जवल अपने भाई और बहन की पहली मैरिज एनिवर्सरी को यादगार बनाने आज यहाँ आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का फॉल भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा मतलब सीनरी है। फोटोशूट भी बहुत किए, काफ़ी एंजॉयमेंट है। भाई का फर्स्ट एनिवर्सरी था तो मैंने सोचा कि जोना फॉल आ जाओ, इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ ऊपर में जाके। इनका भाई का, मेरी बहन का। रांची रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँचने का रास्ता बेहद सुगम और सुविधा युक्त है। जलप्रपात के ऊपर खाने पीने के लिए भी कई साधन उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर छुट्टियाँ बिताने और अपने खास दिनों को और भी खास बनाने के लिए जोना फॉल से उपयुक्त दूसरी कोई जगह हो ही नहीं सकती। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश के चालू खाते का घाटा CAD चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 11 अरब 20 करोड़ डॉलर पर आ गया, जो GDP का 1.2% है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा 11 अरब 30 करोड़ डॉलर पर था। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में वर्ष 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 4,122 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 6,096 रुपये है। प्रदेश में 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में 893.191 मिलियन टन की तुलना में 997.826 मिलियन टन हुआ, जो कि लगभग 11.71% अधिक है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव आजकल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजधानी वासियों को हर वर्ष खादी मेले का इंतजार रहता है। राजधानी के स्थानीय मोरहाबादी मैदान में इस वार्षिक आयोजन में एक स्थान पर देश भर के खादी और हस्तशिल्प से संबंधित उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस बार का राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेला भी आगंतुकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेला बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ लगभग हर चीज का स्टॉल है, क्वालिटी अच्छा है। यहाँ बहुत ही सरस मेला लगा हुआ और अच्छा भी लग रहा है घूमने में। ऐसी भीड़ रहना ही चाहिए और मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस मेला में सरस एवं खादी समेत विभिन्न उत्पादों के लगभग 500 स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के उद्यमी तथा शिल्पकार भी हिस्सा ले रहे हैं, जो ग्राहकों के अच्छे रिस्पांस से खासे खुश हैं। ला का स्टॉल है, ला की चूड़ियाँ, ला का हैंडीक्राफ्ट, बहुत अच्छी बिक्री है। महिलाएं बहुत पसंद करती है। दिखा रहे हैं कि सिल्क कैसे बनता है, सिल्क का धागा कैसे बनता है, सिल्क का कपड़ा कैसे बनता है, जो कि बहुत कीमती होता है। सिल्क हमारे झारखंड में ही ये सिल्क पैदा होता है और धागा भी बनता है, कपड़ा भी बनता है, उसका बिक्री भी होता है। रुई से हम लोग धागा कॉटन धागा बनाते हैं और कॉटन धागा बना कर हम लोग अपना लूम पर खुद से ही कपड़ा बिनते हैं। मैं सिरेमिक आइटम बहुत कुछ बना लेता हूँ, जैसे डिनर सेट हो गया, केटली सेट हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गया और बाउल हो गया। राष्ट्रीय खादी और सरस मेला में पहुंचने वाले आगंतुक भी एक स्थान पर देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पादित वस्तुओं का बड़ा संग्रह उपलब्ध रहने से मेला में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जिस तरह से कपड़े बनते हैं,
ये सिल्क के, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखने को मिला। लोकल प्रोडक्ट, कुटीर उद्योग का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, आकर्षक और हर जगह नहीं मिलने वाला आइटम है। मेला की नोडल पदाधिकारी मीनाक्षी प्रकाश ने बताया कि मेला के माध्यम से उद्यमियों तथा शिल्पकारों और ग्राहकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। इस 120 स्टॉल में 10 स्टॉल आपको पलाश दीदी कैफे फूड स्टॉल के रूप में भी देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जिसका चिल्का, मड़वा, पिट्ठा, ये सब। और साथ में आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे इस मेले में विभिन्न राज्यों से भी सखी मंडल की दीदियाँ शिरकत कर रही हैं, जिसमें से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, एवं यूपी, एमपी, इन सब के भी स्टॉल, छत्तीसगढ़, इन सब के भी स्टॉल लगे हुए हैं और लोग इनके द्वारा लाए हुए उत्पादों का आनंद ले रहे हैं। इस मेले की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महोत्सव में अभी तक 1 करोड़ रुपए से अधिक के सरस उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। मेला 6 जनवरी तक चलेगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए का पोस्ता का भूसी बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चरही घाटी के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। मामले में वाहन चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 15 माइल के आसपास हम लोग एक चेकिंग लगवाए थे। उसी के चेकिंग करने के दरमियान एक गाड़ी आई जिसका नंबर था RJ19GF 3583। तो पुलिस के द्वारा पकड़ ली गई और उसके बाद चेक को किया गया तो उस पर स्टील लोड था और आगे में लगभग उजला रंग का 40 बोरा डोडा वगैरह लोड था, जिसको हम लोग पहचान किए, तो डोडा के रूप में हम लोग पहचान किए। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन। दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता अंतिम विदाई के दौरान रहे मौजूद। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू अंतर्गत मेदनी राय कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। गंदगी देख जताई नाराजगी, दिए जरूरी निर्देश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। समुदाय विशेष के लोगों को जमीन विवाद मामलों में संरक्षण का इल्जाम। और हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में नववर्ष से पहले पुलिस को बड़ी सफलता। 650 स्पिरिट भरा जार और 150 गैलन बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक और पिकअप वैन जब्त।